नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत एक बार फिर हमारे फ्री यूट्यूब चैनल सफलता श्योर की तरफ से। दोस्तों, आप लोगों के लिए खुशखबरी है, हमने एक नया बोर्ड ख़रीदा है ताकि आप लोगों को असुविधा ना हो। इसके मद्देनज़र हमको 2-4 दिन लगे, हम वीडियो नहीं डाल पाए। उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं क्योंकि हमने ये बोर्ड दे रखा था। आज हमारा बोर्ड आ गया है और हम अपना ये सेशन चालू कर रहे हैं। और आपके लिए एक खुशखबरी और है, हम NCERT का ज्योग्राफी का कोर्स 6 से 12 का पूरा करेंगे ताकि चाहे वो आपके समूह गौ के एग्ज़ाम हों, SSC के एग्ज़ाम हो या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि ज्योग्राफी का बहुत अच्छा पोर्शन उसमें आता है। इससे पहले मैं आपको इतिहास के बारे में बता रहा था, तो आप लोग समझ सकते हैं इतिहास भूगोल के बिना अधूरा है। तो आप जब तक आपको भूगोल के बारे में जानकारी नहीं होगी, तब तक आप इतिहास या अर्थशास्त्र नहीं पढ़ सकते। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको भूगोल के बारे में आज केवल एक डेमो क्लास दे रहा हूँ। आप लोग समझना और कोशिश करना और कमेंट करना कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो दोस्तों देखो, फिर ये मैंने भूगोल लिखा है, इंग्लिश में मैंने ज्योग्राफी। आप भूगोल को जब पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, हमसे क्या गलती होती है, पहले मैं आपको बता देता हूँ इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है। हमसे गलतियाँ होती हैं, भूगोल को हम एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भूगोल या हिस्ट्री या आपके और अदर सब्जेक्ट जो भी हैं, सबके पढ़ने के तरीके अलग होते हैं, एक जैसा तरीका नहीं अपनाया जा सकता। तो भूगोल भी पढ़ने का एक बहुत अच्छा तरीका है। हम उस तरीके से आपको वाकिफ़ कराएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से भूगोल पढ़ा जाता है। तो यहाँ मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं भूगोल के। देखो, मैंने भूगोल को बांटा हुआ है: भौतिक भूगोल, भू आकृति विज्ञान, समुद्र विज्ञान, मृदा विज्ञान, जलवायु विज्ञान और पारिस्थितिकी। तो आप समझ रहे होंगे कि इन पार्ट्स में डिवाइड करके उनको सेपरेट सेपरेट पढ़ा जाता है। जब हम सेपरेट सेपरेट का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तब हम अपने हिसाब से उनको मिला मिला के पढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहले आप सब जानते हैं, जब हम या इंग्लिश सीखते हैं या हिंदी ग्रामर सीखते हैं या बोलना सीखते हैं या लिखना सीखते हैं, सबसे पहले हम शब्दों की रचना सीखते हैं। आपको पता है, अगर शब्द सही से नहीं बना तो उसका मतलब ही कुछ और हो जाएगा। ऐसा ही भूगोल है। भूगोल में हम इस तरीके से पार्ट्सों में डिवाइड करते हैं। फिर ये तो भौतिक भूगोल का पार्ट हो गया। भौतिक भूगोल को इस तरीके से पढ़ते हैं। अब कई बच्चों की शिकायत होती है कि हमें मानव भूगोल के बारे में जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, इसके बारे में बता दूं, जब से पृथ्वी का जन्म हुआ तब से हम भौतिक भूगोल के बारे में जानते हैं, और जब से पृथ्वी पे मानव का जन्म हुआ तो हम उसको मानव भूगोल बोलते हैं। तो मानव भूगोल के पार्ट देख लो। पहला है आर्थिक भूगोल। जितनी भी आर्थिक क्रियाएं मानव करता है इस पृथ्वी के ऊपर रह के, तो उसका वो क्या करा कहलाता है, आर्थिक कारक। यानी कि हम उसकी आर्थिक क्रियाओं को देख रहे हैं, तो वो होगा आर्थिक भूगोल। दूसरा है कृषि भूगोल। हम इस भूमि पर कृषि करते हैं या बागवानी करते हैं या किसी तरीके से सब्जी वब्जी जो भी आप कह सकते हो देसी भाषा में, तो आप उसका कहाँ पढ़ोगे, उसकी डिटेल पढ़ोगे कृषि भूगोल में। तीसरा है जनसंख्या भूगोल। आप सब जानते हैं कि मानव का वास इस पृथ्वी पर है और जनसंख्या एक बहुत बड़ा कारण है। किस तरफ किस जनसंख्या ज़्यादा है, किस तरफ कम है, कहते हैं ना कि वहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, उस देश में कम है, या इस राज्य में ज़्यादा है या उस डिस्ट्रिक्ट में कम है। तो वो सब सब जितनी है भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, तो उसका भी अंदाज़ा हमें कहाँ से पता चल जाता है, जब हम मानव भूगोल के बारे में पढ़ते हैं। चौथा है हमारा संसाधन भूगोल। आप सब जानते हैं, आपने सोना चांदी, कोयला, लोहा, स्टील, तांबा, दस्ता, पीतल या अन्य जैसे और चीज़ें हैं, पानी, समझ रहे हो, जल संसाधन बोलते हैं उसको, पानी या आपकी सौर ऊर्जा, ये सब संसाधन है हमारे। तो कौन यूज़ करता है, मानव अपने के लिए यूज़ करता है। तो उसके बारे में कहाँ से पढ़ते हैं हम, उसके बारे में सेपरेट पढ़ते हैं हम संसाधन भूगोल के उससे। पांचवा है बस्ती भूगोल। आप खुद सोचो, इसकी डेफिनेशन आप समझ रहे होंगे, बस्ती भूगोल क्या। आप सब समझते हैं मानव रहता है तो वो क्या बस्तियां बसाता है, तो वहाँ हम उसके घनत्व, बस्ती घनत्व या जो मकान बनाता है, जिस तरीके से रहता है, जिस चीज़ अधिवास के अंदर अधिवास करता है, मतलब रहता है मकानों के अंदर, तो उसके बारे में कहाँ से पढ़ते हैं हम, उसके बारे में पढ़ते हैं बस्ती भूगोल। यहाँ मैंने बताया भौतिक भूगोल। पहले हम भू आकृति विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम अलग सेपरेट पढ़ेंगे समुद्र विज्ञान के बारे में, फिर हम सेपरेट पढ़ेंगे मृदा के बारे में। मृदा आप समझते हो, मिट्टी।
किस राज्य में, अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बोलूँ तो भारत में कहाँ मृदा कैसी है, किस तरीके से वो बनी, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, तो इस तरीके की मिट्टियों के बारे में हम मृदा विज्ञान में पढ़ते हैं। जलवायु विज्ञान, आप सबको पता है कि हम इस जलवायु में रहते हैं, कौन सी जलवायु अच्छी है, किस तरीके से जलवायु अच्छी होनी चाहिए, सारी जो डिटेल है वो हम जलवायु विज्ञान में पढ़ते हैं। पारिस्थितिकी, ये सब मिला के क्या हो गया, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी बोलते हो जो आप। तो ये सारा सिस्टम क्या है, इस सिस्टम को ये तब हमें समझ में आएगा जब हम एक एक सेपरेट इसे पढ़ देंगे। ये तब समझ में आएगा जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ देंगे, क्योंकि हर किसी का हर किसी पे क्या है, टच है, किसी से किसी पे प्रभाव पड़ता है, किसी से किसी पे प्रभाव पड़ता है। आप मेरी बात समझ रहे हो। ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। आज मैं आपको थोड़ा सा ग्लोब के ऊपर ले चलूँगा और थोड़ा सा इतनी मेरी कोशिश है कि मैं आपको बेसिक से शुरू करूं। देखो दोस्तों, जिसका बेसिक क्लियर नहीं है, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसके लिए एग्ज़ाम निकालना बहुत कठिन है। रटने से कभी भूगोल आएगा नहीं। इतना डाटा है, इतना डाटा है, आप बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे और आप अपना टेस्ट गलत करके आओगे। फिर आके अपने सर पे, माथे पे हाथ रखोगे कि ये मैंने क्या कर दिया। अगले साल भी वही गलती, अगले साल भी वही गलती, अगले साल। तो ऐसी गलती करने से अच्छा है कि एक बार मेहनत कर ली जाए और शुरू से 6 क्लास की एनसीईआरटी से शुरू करें, बेसिक से शुरू करें। तो वो एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाएगी और किस तरीके से पढ़ी जाएगी वो समझाना हमारा काम है, आपका काम है समझना। तो ये मैंने आपको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैं 1 मिनट के लिए हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो आपको मैं अब ये मिटा देता हूँ और इसके बाद मैं आपको ग्लोब के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा, केवल ऊपरी जानकारी दूंगा। क्यों, कल से हमारा भूगोल का सीरियल वाइज शुरू हो जाएगा। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, कोई भी परेशानी नहीं होगी। यकीन मानिए कि हम जब पढ़ाएंगे, क्योंकि हमने इसके पीछे बहुत मेहनत करी है, खूब एनसीईआरटी हमने भी पढ़ी है, अदर बुक से भी पढ़ा है। तो हमने एक ही चीज़ सीखी है कि अगर हमने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन केवल हम अपने दिमाग के दम पर, ऐसा नहीं है कि तुक्का मारना है, हम केवल अंदाज़ा लगा जाएंगे। वो भी मैं समझाऊंगा कि अंदाज़ा कैसे लगाते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पर हो सकती है। तो भूगोल के आधे से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हल हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ एक ग्लोब बना के दिखाता हूँ। ग्लोब से पहले मैं केवल ये दिखाना चाहूँगा कि आपको दिशा ज्ञान है नहीं है। अगर दिशा ज्ञान है तो कमेंट में बोल देना हाँ, अगर नहीं है तो बोल देना ना, और हमें पसंद आया। आप इस चीज़ को जानते हैं, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। दोस्तों, थोड़ा टाइम लगता है, पर यह है कि जब हमें बेसिक से हमें सारी चीज़ें की जानकारी हो जाती है तो बहुत बड़ा मज़ा आता है इन चीज़ों को पढ़ने में। यही आपके मैथ में काम आएगा, यही आपके साइंस में काम आएगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। रीजनिंग में भी यही काम आता है। अगर किसी को इसी चीज़ की जानकारी नहीं तो वो रीजनिंग के सवाल कैसे करेगा, वो मैथ के सवाल कैसे करेगा। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए, जिसको पसंद आया तो बताना। तो भूगोल का जो मेन बेस है यही है कि हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। अब इसके बारे में सब जानते हैं। ये क्या है, इसको हम ग्लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोब। ठीक है दोस्तों, फिर आपको अच्छी तरह पता है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि जो इसमें हम रेखाएं पढ़ते हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, अक्षांश, देशांतर, ये बड़ा टिपिकल से वर्ड लगते हैं। हम सोचते हैं कि ज्योग्राफी क्या है, क्या कैसे पढ़ेंगे, बड़ा सरदर्दी का काम है। तो बड़ा आसान हो जाएगा, केवल एक स्टेप आप बढ़ते जाएं, उसको क्लियर करते जाएं, अगला स्टेप अपना क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं, ऐसी कोई रेखा हमारे पृथ्वी पर नहीं है। ये केवल हमने अपने अंदाजन, जो सटीक वैज्ञानिक विधि है, उससे हमने इस पर ये रेखाएं खींच दी है। इनको काल्पनिक रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, इसको मैंने 2 पार्ट्स में बांट दिया है। आपको अच्छी तरह पता है पूरा ग्लोब 360 डिग्री का होता है। आपको पता है वृत्त पूरा 360 डिग्री का होता है। अब मैंने इसको 2 भागों में बांट दिया। तो 2 भागों में जब बांटते हैं, जो हम रेखा खींचते हैं, इसको हम 0 डिग्री पे ले लेते हैं।
तो दोस्तों याद रखना 0 डिग्री, इसको हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। समझ में आ गई आपको, विषुवत रेखा, इसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, इसे 0 डिग्री रेखा भी बोलते हैं। 3 नाम हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लोब को 2 हिस्सों में बांटने वाली रेखा कौन सी है, तो आप सब समझ जाना कि यही है। और ज़्यादातर समूह गौ से लेकर जो SSC वाले हैं, इनमें ये पूछा जाता है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ग्लोब को 2 भागों में बांटा, कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा। अब जब हमने इसको 2 भागों में बांट दिया तो ये क्या हुआ, इसे क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। जब ये उत्तर की साइड में उत्तरी गोलार्ध हो गए तो दक्षिण की साइड में आप सब जानते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। अब इतना आपको, आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। क्यों, अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, आप उसी में उलझे रहेंगे, कौन उत्तरी, कौन दक्षिणी, कौन कर, कौन मकर। ठीक है। तो जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ, अपनी कॉपी पेन उठाइए और ग्लोब बनाना शुरू कीजिए। जितना आप गोला खींचेंगे तो आपको उतना ही मज़ा आएगा, थोड़ी सी परेशानी होगी, और फिर जब जब गोले खींचने शुरू हो जाएंगे तो आपका आधा क्वेश्चन पेपर ऐसे ही हल हो जाएगा। तो उत्तरी गोलार्ध ये है, ये रेखा मैंने एक खींची, क्या हो सकती है आप बताओ, ये है 23.5 डिग्री, क्या बोलेंगे इसको, कर्क रेखा। आधे ज़्यादा को कन्फ्यूजन रहता है कि कर्क रेखा नीचे है या ऊपर है, तो आपको इस चित्र के माध्यम से पता चलेगा कि कर्क रेखा हमेशा उत्तरी गोलार्ध में से होकर गुजरती है। अब ये मैंने खींची एक दक्षिणी गोलार्ध की तरफ, ये भी दोस्तों 23.5 डिग्री है। मैंने आपको बताया ना पूरा गोला क्या है, 360 डिग्री का है। अभी मैं केवल इनके जो मेन पॉइंट हैं वही लिख रहा हूँ। ये क्या है, मकर रेखा। तो आपके कितने क्वेश्चन हल हो गए, कर्क रेखा कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में, मकर रेखा कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में। ग्लोब को 2 भागों में कौन बांटता है, आपकी 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोल सकते हैं। तो आपका दोस्तों इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसका चित्र बना लो और स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा जानकारी अक्षांश देशांतर के बारे में बता देता हूँ कि अक्षांश किसे कहते हैं। दोस्तों ये जितनी भी रेखाएं ग्लोब पे जितनी भी रेखाएं, ये क्या हैं, अक्षांश। क्या बोलते हैं इनको, अक्षांश। इंग्लिश में बोलते हैं इसको लैटीट्यूड। अगर आपको ऐसे याद नहीं होता है तो ये सब लेटी भी हैं, आपको दिख रहा है ग्लोब पे, ये सब हमने रेखाएं खड़ी नहीं है ना, लेटा रखी हैं, तो इनको लेटी हुई रेखाएं भी बोल सकते हैं, लेटी हुई रेखाएं। ये हमारी भाषा में है दोस्तों, इसको ऐसा मत समझना कि कहीं ऐसे लिखाएगा कि लेटी हुई रेखाएं। लेटी हुई रेखाएं मैंने इसलिए बोल दिया कि आपको इंग्लिश का वर्ड याद हो जाए, लेटीट्यूड, ले से लेटी, ले से लेटीट्यूड। ठीक है। अब मैं आपको देशांतर के बारे में बताता हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको पता है सीधी 90 डिग्री होता है। तो ये हो गया आपका देशांतर। क्या हुआ दोस्तों, देशांतर। इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, लॉन्गिट्यूड। मैं एक बार इधर साइड में हट जाता हूँ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन इतना ही है। बस मेरा आपको केवल यह बताना था कि हम आपको किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं।
आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप बेसिक से पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ सकते हो कि आप इस पूरे ऑल इंडिया का कोई सा भी ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन कभी गलत करके नहीं आएंगे। बस बरसते हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।